आइए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो अगर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है रिपीट कर रहा है इस मोशन को अगेन एंड अगेन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इन ए डेफिनेट टाइम इंटरवल, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। लेकिन अगर पाथ जो है हमारे पास, जो जिस पाथ में वो मूवमेंट हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में पाथ में मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस फिजिकल एनालिसिस फिजिकली प्रॉपर्टी जो हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सच एज अगर आपके पास ये इसमें हम अटैच कर दिए एक मास को, एक वैल्यू ऑफ मास को क्या कर लिए, अटैच कर लिए। अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा और इसके मीन पोजीशन से ही अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो होगा क्या कि अगर सपोज हमने इसको पुल अप किया है और ये पोजीशन यहाँ आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स हो गया। तो लेकिन रिजल्टेंट फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा। और जो एक्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आपके पास नीचे की डायरेक्शन में काम किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स है। सो देयरफॉर फोर्स क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एक्स के, और क्या हो गया, नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यही नेगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है। तो दैट मीन्स जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो फिजिकली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हमने क्या लिखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम अगर हटाए तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी के, तो एफ इज नथिंग बट, आप कह सकते हैं क्या, एक के माइनस के एक्स, where k is nothing but a constant, और यू कैन से फोर्स कांस्टेंट, ये भी आप कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट। नाउ अब हमारे पास f की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के एक्स हो गई। तो किस तरह से हम इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, f की वैल्यू होती क्या है, मास इंटू एक्सलेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट में हमें चाहिए x के टर्म्स में चाहिए, तो किस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन को हम लोग क्या लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, dx by dt लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज योर वेलोसिटी, एंड एक्सलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv by dt। और dv by dt इज नथिंग बट, अगर यहाँ से हम x के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, d by dt ऑफ dx by dt इज नथिंग बट d2x by dt स्क्वायर। तो वेलोसिटी हम लिखते हैं dx by dt और एक्सलेशन को क्या लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर d2x by dt स्क्वायर में। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m इंटू d2x by dt स्क्वायर। तो सिंपल, ये हम लोग 11-12 क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो जाता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड इज नथिंग बट f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और अगर हम यहाँ एप्लीकेशन निकालना चाहते हैं किसका, देखना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ से हम f की वैल्यू क्या कर ले, चेंज कर ले किसमें, m इंटू d2x by dt स्क्वायर। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले f की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, इसको m से हम डिवाइड कर ले, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के m जो d2x by dt स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं। तो m से क्या कर ले, इसको डिवाइड कर ले। नाउ दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको x को जो राइट हैंड साइड में, उसको हम लोग क्या ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। नाउ दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अगर इसमें एम स्क्वायर प्लस के बाई एम इक्वल टू 0 करेंगे तो रूट्स जो है कुछ प्लस माइनस अंडर रूट टाइप में वैल्यू आ जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज और कंसीडर कर ले, के बाई एम की जगह हम क्या लिख ले, एक नया कांस्टेंट ले लें, और वो भी इसको स्क्वायर के टर्म में ले लें। तो हमने क्या किया, के बाई एम को क्या लिया, ओमेगा स्क्वायर लिया। क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इजिली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन
जो है हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, वैल्यू 0 है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कब आता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन मानते हैं क्या, e की पावर t का सॉल्यूशन मानते हैं, और फिर जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं e की पावर mt का सॉल्यूशन मानते हैं, जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में रहते हैं तो e की पावर mt तो कॉमन हो जाता है, और d2s/dt स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर दें, m स्क्वायर, एंड पुट कर दे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से m के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हम लोग ने देखा भी, अपने लर्निंग मॉड्यूल में भी देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग डायरेक्टली d2s/dt स्क्वायर को m स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ओमेगा स्क्वायर क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और रूट्स चेक करेंगे, जो सॉल्यूशन आया है वो रूट्स क्या रियल है या इमेजिनरी वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग जनरली एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइप से है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम प्लस आई ओमेगा इंटू एम माइनस आई ओमेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको खोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होगा क्या, एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर होता क्या है, -1, तो ओवरऑल क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू हो जाती है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर एम की वैल्यू क्या हो जाता है, अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट -1 में मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाता है, आई ओमेगा आ जाता है, सिंपल। आप इसको इस पर्टिकुलर थिंग को इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे, एम स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एम की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस के साथ, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट है तो ये बाहर आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट -1 रहेगा, और अंडर रूट -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इन जनरल हम लोग जो है इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए कि एम की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस आई ओमेगा, यहां से भी वही आई एम की वैल्यू। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया क्यों ओमेगा स्क्वायर लिए थे। ओमेगा लेते तो अंडर रूट में हमें डील करना पड़ता, यहाँ अंडर रूट के बाई एम टाइप के लिखते, इसलिए हमने क्या कर लिया, ओमेगा स्क्वायर जो है जिसका फेस जो है सही दिख रहा है, अगर ओमेगा लेते या के बाई एम को हम लोग यूटिलाइज करते तो अंडर रूट के बाई एम इस टाइप में फॉर्म में हमें लिखना पड़ता, इसलिए हमने क्या किया, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लेट कर लिया। ना ये रूट्स क्या है आपके पास, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी रूट्स होता है, तो इसका जो सोल्यूशन आया एम इक्वल टू, हम किससे कंपेयर करते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और इसका सी एफ क्या होता है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर रूट्स क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में। तो यहां अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट क्या है आपके पास, 0, रियल पार्ट क्या है 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है ओमेगा, तो यहां हम सिंपली अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह क्या पुट कर ले, ओमेगा पुट कर ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। तो बीटा की जगह क्या हो गया, ओमेगा, और सिंस ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में था, dx बाय dt के टर्म में था, तो सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, t के टर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। सो नाउ हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, वैल्यू 0 है, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन किस में होगा, डिस्प्लेसमेंट, जो x की वैल्यू निकालनी थी ना, हमें x किसके टर्म में निकालनी थी, t के टर्म में निकालनी थी, देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, या हमने डिस्प्लेसमेंट x में लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ t इज नथिंग बट c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। तो हमारे पास फाइनली सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी क्या, वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिंस क्या था, 0 वैल्यू था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, तो सी एफ ही आपके पास क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू आएगी, यही सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया, c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम यहाँ c1 और c2 की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, c1 और c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आप इनिशियली देखें तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा,
अब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इनिशियली 0 होगी। तो दो कंडीशन से हमारे पास दो अननोन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो मेरे पास कंडीशन क्या क्या हुई C1 और C2 निकालने के लिए। तो हमारे पास दो कंडीशन क्या हो गया, इनिशियली x इक्वल टू हम क्या लिख ले, इनिशियली अगर हमारे पास जो फिगर है, इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू x तो यही है, तो इनिशियली हम इसको क्या मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस अल्फा या बीटा मान सकते हैं। इनिशियली तो ये इसी पोजीशन पे यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, तो इनिशियली हम क्या मान लेते हैं इसको, इनिशियली हमारे पास t इक्वल टू 0 पे x क्या है कि वैल्यू अल्फा है। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन, ये हम निकाल सकते हैं C1 और C2, क्योंकि क्या करेंगे पहले t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू मान लिया अल्फा, अल्फा रखेंगे तो C1 और C2 में एक इक्वेशन मिलेगी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और dx बाई dt इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर अगेन एक इक्वेशन आएगी C1 और C2 में, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इन जनरल जो हमारे पास जो मेथड्स है सॉल्व करने का सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, हम f जो है इक्वल टू माइनस kx को ही सॉल्व करते हैं, जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, और यहाँ सिंस यहाँ पे मेंशन जरूर कर दीजिए कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर नथिंग बट k बाई m। तो यहाँ k हो सकता है स्प्रिंग कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो, और m क्या है, मास की वैल्यू है। तो दैट मीन्स अगर मास की वैल्यू पता हो, k की वैल्यू पता है, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, और t की वैल्यू पता है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 5 पे x डिस्प्लेसमेंट x का ये रहा, तो आप x का डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम बाद बताइए। तो हम इस फॉर्मुलेशन से हम यूटिलाइज कर सकते हैं C1 और C2 की वैल्यू इस कंडीशन से निकाल के, और फिर जो भी फिनोमिना दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सॉल्यूशन आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ t। सो आई होप आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का आइडिया समझ में आ गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से यूज करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने दूसरा लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन से यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन में देख लिया।